हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ सैयद है और मैं आज से एक नए प्रोग्राम एजाज़ सैयद शो का आगाज़ कर रहा हूँ। आज के पहले शो में मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ बैरिस्टर यासिर लतीफ़ से। मेरे हाथ में जिना ए लाइफ किताब है जो कि बहुत बढ़िया किताब है। ये पाकिस्तान के जो बानी हैं, पाकिस्तान के फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिना, उनके बारे में किताब है। ये किताब इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान के तालीमी इदारों में जो सरकारी निसाब लिखा गया है और सरकारी निसाब में जिना को बंद करने की कोशिश की गई है, जिना उससे बहुत बड़े हैं। जिना क्या है, इन्होंने ये किताब लिखी है। इससे पहले पूरी दुनिया में एक किताब बहुत जानी जाती थी स्टैनले वालपोर्ट की, जिना ऑफ पाकिस्तान। मैंने वो किताब पढ़ी और स्टैनले वालपोर्ट का इंटरव्यू भी किया। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मैं ये समझता हूँ कि वाकई इन्होंने स्टैनले वालपोर्ट से भी ज़्यादा अच्छा और मौसर काम किया है। तो यासिर लतीफ़ से गुफ्तगू करते हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी बड़ी बात कर दी, ये तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। नहीं यासिर, मैंने मेरिट के ऊपर बात की। उसकी वजह यह है कि स्टैनले वालपोर्ट की जो किताब है उसमें बाज़ पहलुओं को नहीं छेड़ा गया जिनको आपने छेड़ा है। मिसाल के तौर पे उनके रिलीजन के ऊपर इतनी डिटेल से बात नहीं जिना की हुई। गुफ्तगू का फॉर्मली आगाज़ करते हैं। मुझे ये बताइए कि जिना के बारे में हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक आम तस्वर है कि वो बड़े मजहबी थे और इसीलिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा। तो ये जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिना का नारा था, मुस्लिम लीग का नारा था, या बाद में ये सामने आया? देखिए, ये मसला बाकायदा तौर पे डिस्कस हुआ था 15-16 दिसंबर 1947 को। मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास था, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास था। उसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में डिवाइड हुई थी। उधर ये इशू उठा तो जिना साहब ने बड़ी क्लियरली ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ना मैंने ये कभी नारा किसी को अप्रूव किया, ना मैंने इंडोर्स किया, ना मेरी हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने ये अप्रूव किया, और ना मुस्लिम लीग का कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जो ये कहता हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने ज़रूर ये नारा लगाया होगा शायद वोट लेने के लिए, लेकिन मेरा इस नारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जिना साहब के अल्फाज हैं खालिक दीना हॉल में 16 या 15 दिसंबर 1947। तो इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस वो उसकी कार्रवाई है और ये आपको बिल्कुल मिल जाएगी उसमें से। अच्छा यासिर, दूसरा जो मामला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है कि जिना क्या वाकई बड़े मजहबी आदमी थे। डॉक्टर सफदर महमूद ने तो अपनी किताब में उन्हें तो बड़ा एक पॉइस मुस्लिम बयान किया है। लेकिन जो स्टैनले वालपोर्ट हैं वो उन्होंने लिखा है कि जिना विस्की पिया करते थे और जो पोर्क या जिसे सूर भी कहते हैं उसके गोश्त का बना हुआ जो हैमबर्गर है वो भी पसंद किया करते थे। जिना जो है वो शेक्सपियर के ड्रामों के ऊपर एक्टिंग करते थे। तो जिना तो इस तरह के थे, लेकिन क्या वाकई वो मजहबी थे जो बाद में बयान किया जाता रहा? जी, जिना साहब जहाँ तक मैंने देखा और पढ़ा है, मुझे कोई उनका मजहबी टच या एंगल नज़र नहीं आया। बल्कि जहाँ कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसी भी पढ़ी हैं जहाँ उनको ये भी कहते सुना गया है कि किताब कुतब में ज़िक्र है कि ये मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं। अब इससे कतई नज़र देखिए, नहीं, जिना यानी कि ये कह रहे थे कि जो नमाज़ पढ़ना है या मजहबी रसूमात हैं ये एक बेमानी इक़दामात हैं, राइट? बेमानी मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं। वो ये भी कह रहे थे उसमें कि इससे मेरे मुसलमान होने का ताल्लुक़ ही कोई नहीं। तो इस लिहाज से उनकी जो आइडेंटिटी थी, मुस्लिम आइडेंटिटी, आप ये देखिए ना, इसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि जिना को मुसलमान बनाने में सबसे बड़ा हाथ, और ये अब मैं जो कहने वाला हूँ बात ये थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको, सबसे बड़ा हाथ जिना को मुसलमान बनाने में महात्मा गांधी का। और वो इस तरह कि जिना साहब ने गुजरात सभा की प्रेसिडेंसी पे उन्होंने जब गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो उनके इस्तकबाल के लिए एक इवेंट हुआ, उसको प्रिजाइड कर रहे थे जिना साहब। अब जिना साहब जो थे वो रिलीजियस, तो उनके बारे में सारों को पता था, कोई नहीं है चाहे आज हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें। जिना साहब ने अपना वेलकम एड्रेस दिया इंग्लिश में। उसके जवाब में जब गांधी जी उठे, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मुझे निहायत खुशी हुई है कि आपकी सदारत जो है वो एक मुसलमान माइनॉरिटी का बंदा कर रहा है। तो ये जो चीज़ थी ये जिना साहब के लिए ख़ुद एक बड़ा शौक़ थी, और इसका जिक्र मैंने किताब में भी किया है कि उनको एक जगह कि मैं नाम अपना MA जिना लिखता हूँ, मैं जो हूँ एक बैरिस्टर हूँ, मेरी सारी सियासत जो है वो सेक्युलर सियासत है और बहुत हद तक सेक्युलर। देखिए, एक जो चीज़ उस टाइम पे वो कर रहे थे 1912 से उनकी एक स्ट्रगल थी कंटिन्यूस
कि वो ये चाह रहे थे कि इंटर कम्युनल मैरिजेस जो हैं वो लीगल हो जाएं। यानी कि बैनुल मज़ाहिब, यानी कि हिंदू मुसलमानों में शादी कर लें, मुसलमान हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में, और बैनुल मज़ाहिब शादियों के वो हामी थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका बिल को पेश किया और उस बिल को बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स जो भी कम्युनिटीज़ थी, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो बहुत इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। ये 1935 की लेजिस्लेटिव असेंबली में कायद-ए-आज़म ने बिल पेश किया था। ये 1912 की बात 1912 की बात कर रहे हैं। 1910 से कायद-ए-आज़म, ये हमें बड़ा समझना पड़ेगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो 1910 से 1947 तक कंटिन्यूसली मेंबर थे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उसमें उनके जो बिल्स हैं वो पढ़ने के उसमें रखते हैं, उनकी तकारीर भी और बिल्स जो उन्होंने पेश किए। वो उनका कहना ये था इस बिल में कि अगर एक इंडियन है और वो इंडियन अपने आप को वो क्या कहते थे, अपने आप को कहते थे आई एम एन इंडियन फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। वो नायडू ने कहा ना कि उनके बारे में कहा था कि बाय बर्थ एन इंडियन, बाय रिलीजन ए मुस्लिम। हाँ, और वो अपने आप को ये कहते थे, और वो इसमें बड़ा क्लियर ये कहते थे कि आई एम इंडियन फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। वो कहते थे कि एक इंडियन जो है आज, एडल्ट इंडियन जो अपना वो ये डिसाइड करता है कि मैंने इस शख्स से शादी करनी है, तो हुकूमत कौन होती है उनको रोकने वाली कि चूँकि ये मुसलमान है या हिंदू है वो आपस में शादी ना कर सके। तो ये चीज़ जो थी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा थी कि वो इसको लीगल कवर देना चाहते थे, और ये इसके ऊपर आई हैव कोटेड दैट स्पीच इसके अंदर भी। तो ये उनकी सारी की सारी जो आउटलुक थी वो ये थी कि ही वांटेड, वो एटलीस्ट मतलब बाद की सियासत पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन उनका जो आइडिया था वो यही था कि इंडियंस जो हैं वो एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पे आगे आएँ, और उसमें उनके अंदर रिलीजियस जो है तकसीम किसी किस्म की ना हो। और आप ये भी देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जो सेपरेट इलेक्टरेट से जब अंग्रेज़ों ने शुरू किया और जब मुस्लिम लीग बनाई, और ये भी हैरान कुन होगी बात कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो सबसे बड़े उसके मुखालिफ जो थे मुस्लिम लीग बनाने के, सबसे बड़े मुखालिफ मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो हाँ, उन्होंने कहा कि ये आप जो बना रहे हैं ये आप आज जो है हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाह रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब 1906 में बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम लीग बनी तो जिन्ना ने उसकी मुखालफत की, और दलील जो दी वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान जो हिंदुस्तान है उसका बंटवारा करने जा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और उन्होंने ये चीज़ कही, और बाद में बहरहाल 1913 में उन्होंने, अब मेरा ये कहना है 1913 में देखिए जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन ये आप जेहन में रखें कि मेरे लिए नेशनल कॉज जो है इंडिया का वो किसी भी कम्युनल कॉज से ज़्यादा बड़ा है। यानी कि किसी मजहबी काज से ज़्यादा बड़ा है कि कौमी काज, सेक्युलर कौमी कॉज जो है ना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किसी तरह भी मेरी डिसलॉयल्टी से साबित ना हो, इस शर्त के ऊपर मैं मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि उनको इस तरफ लाने वाले भी कि आप जाएं मुस्लिम लीग में जाके उनको हमारे नज़रिए के करीब लाएं, ये इसमें गोखले का बहुत बड़ा हाथ था। जो गोखले उनके मेंटोर थे उनका बहुत बड़ा हाथ था कि जिन्ना साहब को वो मुस्लिम लीग में उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम लीग को कांग्रेस के करीब लाएं, दोनों पार्टीज़ के मेंबर बने। अच्छा, अभी आपने गोखले का जिक्र किया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्याम्बर के तौर पे जाने जाते थे जिन्ना। इन सारे बातों के ऊपर हम आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आगाज़ हम शुरू से करें कि जिन्ना पैदा होते हैं। जो रिकॉर्ड देखा है आपने, जिस रिकॉर्ड का रेफरेंस आपने इस किताब में दिया है कि हैदराबाद के करीब एक जगह झिरक, वहाँ पर जिन्ना पैदा हुए थे जी। तो फिर जिन्ना अगर झिरक में पैदा हुए थे तो कराची का जिक्र क्यों आया, और 25 दिसंबर को वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखते रहे थ्रू आउट? उनकी डेट ऑफ बर्थ का भी एक कंट्रोवर्सी है ना, जी, जिसको आपने छेड़ा। ये दोनों बड़ी कंट्रोवर्सी थे। ऑब्वियसली हम वी कैन से फॉर श्योर कि क्या असल उसमें अब इतनी पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन दो जो चीज़ें हैं कि एक दिसंबर 25 1876 उन्होंने खुद चूज़ किया था। अब ये क्यों चूज़ किया था ये जिन्ना साहब खुद बेहतर बता सकते। लेकिन झिरक का जो रिकॉर्ड है उसमें मौजूद है, वो स्कूल के रिकॉर्ड में है जी 20 अक्टूबर 1875 ये है डेट जो स्कूल के रिकॉर्ड में मौजूद है, झिरक के स्कूल के रिकॉर्ड में। और जो स्कूल और जो झिरक का है उसमें देखिए उसमें बड़ा क्लियर ये था कि झिरक जो थी वो एक इस्माइली कम्युनिटी थी, वहाँ ज़्यादातर इस्माइली आगा खानी लोग बसते थे। तो जिन्ना साहब वहाँ हुए, उसके बाद वो उस घर में भी रहे जो वज़ीर मैंशन है जिसको कराची में, उसमें भी उनका बचपन बहुत सारा गुजरा। कराची में उन्होंने
आगे तालीम भी हासिल की, सारा कुछ है। लेकिन जो उनका ये जो रिकॉर्ड है ये बड़ा ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन बाद में जिन्ना ने खुद लिखा कि मैं 25 दिसंबर 1875 को पैदा हुआ और थ्रू आउट 1876, हाँ, और उन्होंने कहा कि मैं कराची में पैदा हुआ और थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी वो इसी को ओन इसी करते पे रहे। कायम है। उन्होंने कहा कि कराची में पैदा हुआ हूँ और मैं 25 दिसंबर 1876 को पैदा हूँ। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके बाद कुछ अरसे के लिए बॉम्बे के एक मिशन स्कूल में भी कायद आज़म थे। तो मैंने कहीं पढ़ रहा था कि वो उनको क्रिसमस सेलिब्रेशंस बड़ी पसंद थी, तो उन्होंने अपनी आर्बिट्ररीली ये चेंज कर दी अपनी डेट और कहा कि मैं आपसे। अच्छा, इसका रेफरेंस क्या है क्रिसमस सेलिब्रेशंस का? ये भी इसी तरह किसी ने, कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि जी उनको क्रिसमस जो थी वो उनको वो एक जो स्कूल था वो क्रिश्चियन स्कूल था, झिर्क स्कूल जो था। नहीं, नॉट झिर्क, बॉम्बे में गए थे मिशन स्कूल में कुछ अरसे के लिए। तो वहाँ जो था इट इज़ सेड, ये अब एक मतलब आप देखें क्या सराई हो सकती है ना। हम हकीकत तो अगर हम जिन्ना साहब को किसी तरह यहाँ ले आते और उनको क्रॉस एग्जामिन करते तो फिर हमें इस चीज़ की हकीकत का पता चलता। लेकिन जिन्ना साहब जो थे वो इस चीज़ पे ये इसमें देखें क्या वजह है कि वो स्कूल रिकॉर्ड 20 अक्टूबर 1875 लिखा हुआ। अच्छा, और आपको मैं एक और बात बता दूं कि लिंकन्स इन जो है, जहां उन्होंने बाद में बैरिस्टर बने, जहां के मेंबर बने हो बरतानिया में। अब लिंकन्स इन की अगर आप रिकॉर्ड में चले जाएँ ना तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी वो रिकॉर्ड पढ़ता है वो शायद आके बात नहीं करता। मैं ये बात आप इसलिए बताएं क्योंकि आपने भी लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री की है, आप खुद लॉयर हैं, तो मैं तो ज़्यादा जानना चाहूँगा कि आपने क्या रिकॉर्ड देखा वो वाला। देखें, बात यह है कि एक अक्सर बात कर दी जाती है और बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि जिन्ना वॉज द यंगेस्ट बैरिस्टर, ठीक है। और वो कहा ये जाता है कि देखिए 1876 में उन्होंने किया और 1895 तक वो उससे फारिगुल तहसील 96 में हो चुके थे, यानी कि 18-19 साल उनको। उधर की रीडिंग टिकट लेने के लिए, जो कि एक ब्रिटिश म्यूज़ियम के और दूसरा लिंकन्स इन का उसमें होने के लिए, टू बी कॉल्ड टू द बार, आपकी एज 21 साल होनी चाहिए थी। तो ये पॉसिबल नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग कि जिन्ना साहब जो थे वो 1876 में पैदा हुआ, ठीक है। मतलब है अगर लिंकन्स इन के रिकॉर्ड से जाए तो लिंकन्स इन की नज़रों में कम से कम वो 1875 में पैदा हुए। अब ये है कि क्रिसमस डे पे उनका भी, वहाँ भी क्रिसमस डे है, लेकिन 1875 है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये बताइए कि पूंजा जिन्ना जो फादर थे जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना के, इनकी कितनवीं पुश्त थी जिसने इस्लाम कबूल किया था? ज़ाती तौर पे तो वो उनको उस वक्त की कैटेगरी में तो ना मुसलमान वो कंसिडर होते थे, ना वो हिंदू कंसिडर होते थे, ये इस्माइली जो हैं वो कंसिडर होते थे। जी, इस्माइली। वो देखिए उसमें एक तो बड़ी क्लियर, इनके जो नाना गोकुल दास थे मेघ जी, वो थे गालिबन, ये नाना थे पूंजा जिन्ना के, यानी कि इनके परनाना लगे कायद आज़म के। उन्होंने कन्वर्ट किया था टू इस्माइली खोजा कम्युनिटी जो थी। अब इस्माइलियों का और आगा खानियों का ये देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना कि जो खोजा कम्युनिटी थी उसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी। आज भी यहाँ देखें जो बॉम्बे का घर है कायद आज़म का, उसके ऊपर जो केस चल रहा है, उस केस में जो आर्ग्यूमेंट कायद आज़म की बेटी यानी कि दीना वाडिया ने जो लिया, यानी कि उनके जो वकील थे, अब तो फौत हो गई हैं, उनके जो वकील थे फली नरीमान, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इस्लामी लॉ जो है, इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ जो है, वो अप्लाई ही नहीं करता जिन्ना साहब पे, क्योंकि वो इस्माइली थे। खोजा कच्ची मेमन खोजा इतना अशरी थे, इसलिए उनके ऊपर जो लॉ अप्लाई करेगा वो उनके ऊपर हिंदू कस्टमरी लॉ अप्लाई करेगा। तो एक बड़ी यूनिक कम्युनिटी थी वो, उसके अंदर इस्लामिक एलिमेंट्स थे, वो आगा ख़ान को मानते थे, निज़ारी, वो इस्माइली निज़ारी थे, लेकिन उन पे जो इनहेरिटेंस लॉज लगते थे वो हिंदुओं के लगते थे। यानी कि उनको जायदाद के हुसूल का जो लॉ था वो वाला लॉ इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि हिंदुओं का किया जाता था। तो इसके बारे में वो सरोजिनी नायडू ने एक जगह पे लिखा है, उन्होंने कहा है कि जी वो जिन्ना साहब परफेक्ट थे इस लिहाज से कि वो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो जो थे उनके एक जो हेट्रोडॉक्सी थी सब कॉन्टिनेंट की, जो सबसे ज़्यादा मिक्सचर था, ही वाज दैट। अच्छा, अब जिन्ना जो है वो आगे बढ़ते हैं
जिन्ना ने जो प्रोफेशन है वकालत का वो ही क्यों चुना और ये इस तरफ माइल किस तरह हुए? जी, वो गए तो वो आपको पता है कि वहाँ क्लार्कशिप करने गए थे ग्रैहम्स ट्रेडिंग कंपनी में, उनको फाइनेंशियल क्लार्क बना के भेजा था उनके वालिद साहब ने। अब जिन्ना साहब को जो हमें नज़र आता है उनकी अर्ली उससे कि उनको स्टेज का शौक़ था। अच्छा, उनका जो फर्स्ट प्रोफेशन ऑफ चॉइस था ना जी, वो एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ शेक्सपियरियन एक्टर। उनको रोमियो बनना था स्टेज के ऊपर, और वो उनका ज़्यादातर टाइम जो गुज़रा लंदन के अंदर शुरू पे, वो उनका इसी तरह द ग्लोब में और इस तरह के थिएटर को देखते हुए, और वो उसी तरह मिमिक करते थे। मेरे ख़्याल से, अब ये मेरी क्या असर आई, मेरे ख़्याल से उन्होंने ये एज अ सेकेंड बेस्ट कि चले मैं एक्टर तो नहीं बन सकता, उनके वालिद साहब ने उन्हें मना कर दिया था जो, तो चले मैं लॉयर बन जाता हूँ, बैरिस्टर बन जाता हूँ, क्योंकि ये एक्टिंग है, यू नो। और वो वाकई आपको पता है वकालत अगर उसको सही तरह किया जाए तो उससे हायर फॉर्म ऑफ एक्टिंग है कोई नहीं। आपने कोर्ट में जिस तरह कन्विंस करना होता है, ख़ासकर जो बार की ट्रेडिशंस हैं लंदन की, और जो वो तो सारी की सारी कोर्ट रूम एक्टिंग उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका फ़ीचर है। तो कायदे आज़म नेचुरली ड्रॉन थे उसकी तरफ, बिज़नेस की तरफ उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, जिन्ना जो है वो बैरिस्ट्री करते हैं, लंदन में रहते हैं, तो वहाँ पर शब रोज़ उनके कैसे थे, कुछ थोड़ा सा उनके ऊपर भी रोशनी डालें, क्योंकि उसके ऊपर स्टैनले वालपर्ट ने बड़ा कुछ लिखा हुआ था, उनकी दोस्तियाँ किस तरह के लोगों से थी कुछ। मैं चाहूँगा कि उस कंट्रोवर्सी को भी आप छेड़ें कि ये वो क्या थी। देखिए, उनके ज़्यादातर लोग जो थे उनसे मुलाकात जिनसे होती थी, उसमें आपने फेमस वाक़या तो सुना होगा कि मिसलटो के नीचे जो है उनकी जो लैंड लेडी थी, उनकी बेटी जो थी वो चाहती थी कि उनको, कहा यह जाता है, अब इसमें भी अगर बल्ला आलम हकीकत क्या है, लेकिन कहा यह जाता है कि वो मिसलटो के नीचे खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू किस मी मिस्टर जिन्ना नाउ। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, दिस इज़ अगेंस्ट माई कल्चर। वो ये हमें कम से कम बताया जाता है, तो ये कहानी है। लेकिन क्या वाकई यानी कि जिन्ना जो सेकुलर था, अगर कोई खातून उसे कह रही है कि मुझे किस करें, तो उसने कहा कि इट्स अगेंस्ट माय कल्चर, इज इट प्लॉजिबल? इस चीज़ की प्लॉजिबिलिटी शायद, मतलब देखिए, वो कुछ बातें तो आप देखें ना, उनको उनकी वालदा का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली था रिलीजियस, तो वो उसमें हो सकता है कि ऐसी कोई बात हुई हो। इसके बरक्स एक और स्टोरी जो हमें बहुत बाद में मिलती है, वो ये है कि बॉम्बे के क्लब था, उसके अंदर वो ब्रिज खेल रहे थे, तो उन्होंने ब्रिज जीती, तो वहाँ जो लड़की थी, वो खातून बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप यू हैव टू किस मी, दैट्स कस्टमरी। तो ही सेड आई ओनली किस इफ़ आई एम इन लव। तो ये स्टोरी जो है मुझे ज़्यादा प्लॉजिबल लगती है उससे, लेकिन हमें चूंकि ये बताया गया है, अब इसमें ये जो खातून ने उन्हें बम्बई में चूमने की ऑफ़र की, किस की ऑफ़र की, ये कौन से ईयर का वाक़या है? ये मेरा ख़्याल है कि देखिए होगा, अब अगेंस्ट इसकी एग्जैक्ट मैं नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल से 1915 14-15 की बात होगी तकरीबन। अच्छा, ये बताइए कि जो जिन्ना है उनकी इंक्लिनेशन जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ आ गए, यानी कि पहले वो शेक्सपियर के ड्रामों के ऊपर एक्टर बनना चाहते थे, रोमियो का रोल अदा करना चाहते थे, फिर वो वकालत में आ गए, वकालत से भी आगे चले गए, वो आ गए हिंदुस्तान की सियासत में। तो ये कैसे हुआ? देखिए, उनका 1904 में उनको नज़र ये आया, 1904 में कांग्रेस का पहला इजलास उन्होंने अटेंड किया, और वहाँ उससे पहले भी हुआ ये था कि लंदन के अंदर दादा भाई नौरोजी जो थे, एक पारसी थे, उन्होंने लंदन में इलेक्शन लड़ा और पार्लियामेंट के मेंबर बने जाके। उस इलेक्शन को जितवाने में एज ए स्टूडेंट वर्कर जो है जिन्ना साहब ने बहुत सारा काम किया था, क्योंकि ये देखिए जिन्ना बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थे, काइंड ऑफ टचेस विद द इनिशियल थिंग एज वेल। एक सफ्रेजेट मूवमेंट चल रही थी वहाँ, यानी कि औरतों को जो है वोटिंग का हक दिया जाए। एक तो उस मूवमेंट के मेंबर थे जिन्ना साहब एज ए यंग, वो विच इज शोज हिज पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कि वो उस वक्त उसको मूवमेंट को। दूसरा वो दादा भाई नौरोजी के। तो जब वो इंडिया वापस आते हैं और फिर उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट बनते हैं, फिर अपनी वकालत में आते हैं, तो उनके लिए बड़ा नेचुरल था कि कांग्रेस जो थी वो खड़ी हो रही थी, वो कह रही थी कि हमें सेल्फ रूल दिया जाए। तो जिन्ना साहब बिलीव करते थे कि इंडियंस को सेल्फ रूल जो है उसका हक होना चाहिए। कि देखिए जिन्ना साहब की जो ऑपोजिशन थी ना, दो किस्म की ऑपोजिशंस होती हैं। एक तो ये थी ना कि जो हमारे बाकी मुसलमान जो कई थे
तंजीमें भी थीं और कुछ, वो तो ये थी ना कि अंग्रेज़ों को निकाल बाहर कर दो, ये कर। जिन्ना साहब का कहना ये था कि हम एम्पायर का पार्ट हैं और हमें वो हकूक़ हासिल होने चाहिए और हमें हुकूमत करने का वो हक़ होना चाहिए जो लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस को है, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को है, न्यूजीलैंडर्स को है, कनाडा में कनाडा वालों को है, इसी तरह इंडिया में इंडियंस को होना चाहिए। तो वो सेल्फ़ रूल की जो बात थी वो कांग्रेस ने उठाई। तो उस वक्त दादा भाई नौरोजी भी वहाँ थे, फिरोज़ शाह मेहता थे, फिर सबसे बड़ी बात उनको जो हुई गोखले थे। तो ये इन लोगों के और इससे पीछे अगर आप जाएं तो ग्लैडस्टोन और डिसरेली और जॉन मॉर्ले, ये 3 बड़े इन्फ्लुएंसेस हैं जो अंग्रेज़ों के लिबरल फ़िलासफ़र्स थे और लिबरल पॉलिटिशियंस थे। इनसे जिन्ना साहब बहुत इंस्पायर्ड थे, इन 3 से, ग्लैडस्टोन से, डिसरेली से और जॉन मॉर्ले से। तो वो जॉन मॉर्ले और उनके उसके बाद उनके आइडियाज़ का यही कॉन्फ्लुएंस था। वो ये चाहते थे कि हम जब जो हिंदुस्तान है या जो इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया, उसको वही मुकाम मिले एम्पायर के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह के पास है। तो इसलिए वो कांग्रेस का इस जब कांग्रेस ने ये नारा लगाया तो वो इसके साथ आया। अच्छा, कांग्रेस के अंदर आने से पहले भी जिन्ना का हिंदुस्तान में एक रोल है कि जिन्ना एक रोल प्ले करते रहे, जो हिंदुस्तान की जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर सवाल उठाते रहे। तो जिन्ना ने हिंदुस्तान में बहुत सारे इदारे भी बनाए। तो मैं चाहता हूं कि वो बताएं कि कौन कौन से जिन्ना ने इदारे बनाए और कैसे वो अपनी इस थिंकिंग को आगे लेके गए कि वो एक मुत्तहदा हिंदुस्तान के अंदर अदारे बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? इसलिए कि वो ये सोच रहे थे कि जो मुत्तहदा हिंदुस्तान है वो आगे चलेगा। जी नहीं, बिल्कुल उनका आप ये देखिए कि 1940 तक तो वो कमिटेड थे ना कि एक सेंट्रलाइज्ड इंडिया होना चाहिए। यानी कि उनके और जवाहरलाल नेहरू की सोच जो थी वो तकरीबन एक जितनी थी, थोड़े से 19-20 का फ़र्क था। जिन्ना साहब का जो 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मेन हैं एज ए लेजिस्लेटर इंस्टीट्यूशन मेकिंग में, इसके अलावा भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन एज ए लेजिस्लेटर उनकी जो सबसे बड़ी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो ये है कि एक तो इंडिया की जो मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, वो बनाने में जिन्ना साहब का कलीदी किरदार है। किस तरह कि अंग्रेज़ जो थे वो पहले इंडियंस को ऑफिसर्स नहीं बनने देते थे मिलिट्री के अंदर। हाँ, वो उनको सोल्जर्स बनाते थे। जिन्ना साहब का कहना था कि आर वी कैनन फॉडर, हम आपका कैनन फॉडर बन के रहेंगे। हम अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी जंगें लड़ें और जंग अज़ीम की खासकर कौन, आप ये याद रखिए कि जंग अज़ीम जब हो रही थी तो गांधी जी जो थे वो रिक्रूट कर रहे थे इंडियन आर्मी के लिए सोल्जर्स के। जिन्ना साहब ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था जब तक हमें ऑफिसर्स नहीं बनाएंगे आर्मी के अंदर, जब तक इंडियंस ऑफिसर नहीं बनेंगे, हम आपके लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं करें। तो जिन्ना साहब ने ये कहा कि ऑफिसर्स बनने चाहिए और हमारे ऑफिसर्स बनाने के लिए एक लोकल एकेडमी होनी चाहिए। और वो फिर संडे में रिपोर्ट बनी, उसके वो मेंबर बने। उसके लिए फिर जिन्ना साहब ने विज़िट किया सैंडहर्स्ट को भी, फिर वो गए वेस्ट पॉइंट में, अमेरिका में एक ही उनका सफ़र है अमेरिका का, और वो वेस्ट पॉइंट गए थे और कनाडा की मिलिट्री एकेडमी गए। इन सारों का जायज़ा लेके फिर उन्होंने देहरादून की जो है बुनियाद रखी। मतलब ही वाज वन ऑफ द। तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून, अमली तौर पर उसके जो बानी हैं वो जिन्ना है, चाहे कोई माने ना माने। उसके लिए एक जो बिल है वो उन्होंने पेश किया था या कैसे हुआ? बिल भी पेश हुआ और उसकी कमेटी है, उसकी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और उसका आप देखें जो डिज़ाइन करने का जो उसको किया, उसके लिए जब जो कमेटी यहाँ से गई बना के, उसके लीडर थे और यही थे जो उन्होंने वेस्ट पॉइंट, देखिए जिन्ना साहब कोई मिलिट्री मैन तो थे नहीं, तो क्या वजह हुई कि उन्होंने कहा कि आप जब सैंडहर्स्ट भी चले जाएं और वेस्ट पॉइंट अमेरिका की है वहाँ चले जाएं, कनाडा की मिलिट्री एकेडमी देखें, क्या वजह थी? वो यही था कि वो इसको तो ये दोनों जो बरतानवी जो मिलिट्री एकेडमी है और अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी, दोनों का दौरा करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि इंडियन पार्लियामेंट में रखी और जिसकी बुनियाद के ऊपर बाद में बरतानिया ने देहरादून कमेटी देहरादून बनाई। और इसमें ये सिर्फ ये कमेटी तक ही, उनका उससे पहले जो प्रेशर था, उन्होंने कहा कि हम जी आपके लिए रिक्रूट नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई कि आप सिपाही हमें भर्ती किए जाएं लेकिन अफसर आप गोरों को बना दें। वो कहते जो टॉमी का राइट है ना, वो इंडियन का भी होना चाहिए।
और हाँ जी जी करिए बात। नहीं नहीं बिल्कुल, दूसरा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चूँकि वो हाँ, मैं उसकी तरफ आता हूँ। जिन्ना के ऊपर जो दूसरा क्रेडिट है जिन्ना का, कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट, जी जी जिसमें अभी कश्मीर का मामला भी पूरी दुनिया ने सुना, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी जिन्ना ने बनाई, वो कैसे बनाई, जरा अच्छा उसकी जी, बैकग्राउंड बताएं। वो इस तरह है कि पहले होती थी और ये काफ़ी हद तक ये बाद में तक भी चलता रहा कि अपील जो थी ना, फाइनल अपील जो लाए करती थी वो जाती थी ब्रिटिश में प्रिवी काउंसिल के पास। देखिए आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यूके का अपना सुप्रीम कोर्ट 2013 में बना है, जाती पहले भी प्रिवी काउंसिल में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थी। जिन्ना साहब ने कहा कि ये जो अपील्स जाती हैं ना यहाँ से, उनको कुछ समझ नहीं है लोकल कंडीशंस का, कुछ समझ नहीं है उनको लोकल सिचुएशन का, हिंदू मुसलमानों के मसलों का, जो भी है सारे कुछ। आप हमें हिंदुस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बना के दें, जिसकी बाद वो फेडरल, और उसमें जिन्ना साहब जो थे उनके साथ एक शख्स थे डॉक्टर HS गावर, वो भी लेजिस्लेटर थे। इन दोनों ने फिर ये ख़ास मुहिम की कि जी इसको उन्होंने कहा कि ये बनना चाहिए हर सूरत से, ये जो है एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जो इंडिया का हो, जो इंडिया के मसाइल को देखे। अच्छा ये बताएं कि जिन्ना जो है वो हिंदुस्तान की मिलिट्री एकेडमी भी बनाते हैं और फिर साथ ही साथ वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी बनाते हैं, और एट द सेम टाइम वो कांग्रेस में अपना काम भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड उनका एक मिडिल क्लास का है, तो कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? क्योंकि पॉलिटिक्स तो एट दैट टाइम भी अमीर लोगों का काम था, तो जिन्ना तो इतने अमीर आदमी नहीं थे। जी बिल्कुल मिडिल क्लास से थे। इसमें आप ये देखिए कि उनकी ये जो अचीवमेंट है ये बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए भी क्योंकि मैंने तो ये प्रोफेशन देखा है, ये बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है जो वकालत का उनका था। वो उन्होंने पहले 3 साल तो 1897 से 1897 से उन्होंने 1900 तक तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, ज़ोर लगाया कि मुझे कोई केस मिल जाए। उनको कोई केस नहीं देता था बम्बई में। हाँ, और वो बिल्कुल पेनीलेस थे, मतलब किसी तरह वो चल रहे थे। उनको मैजिस्ट्रेट बनाया गया, और वो मैजिस्ट्रेट जब उन्होंने बने, उनकी वो फैसलों की किताब भी अब मिल जाती है। तो उधर से उनका जो था ना सिचुएशन ये हुई उनको, और फिर उनको दोबारा ऑफ़र की गई, तो उन्होंने कहा मैं रोज़ाना इतने कमाना चाहता हूँ जितना आप मुझे 1500 महीने का ऑफ़र कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना 1500 कमाऊँ। तो उसके बाद से वो उनका जो स्टार है एज अ लॉयर, वो इतना राइज़ किया कि ही वाज द हाईएस्ट पेड बैरिस्टर सब कॉन्टिनेंट, टॉप ऑफ द। तो उनका जो टैलेंट है, और वो मैं ये नहीं बात कर रहा कि जैसे आज भी वकील जो हो जाते हैं वो 40-50 साल की उम्र में जाके मेरे जितने हो के शायद जो है वो बहुत सक्सीड कर जाते हैं। जिन्ना साहब की हम बात कर रहे हैं, व्हेन ही वाज इन हिज लेट 20s ही वाज टॉप अर्निंग लॉयर जो थे सब कॉन्टिनेंट के, उनमें आ गए थे। फिर फिरोज़ मेहता वगैरह के साथ उन्होंने फिर कॉकस केस किया, फिर उन्होंने तो, और उनका फिर ये वकालत जो थी वो किसी एक चीज़ पे लिमिटेड नहीं थी, वो मर्डर ट्रायल्स भी कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी के केसेस भी कर रहे थे। उनके हमारे वकालत के अंदर जो एक चीज़ जिससे आप जज करते हैं, वो चीज़ आप जज करते हैं कि केसेस कितने रिपोर्ट हुए, उनके हर साल 10 से 12 रिपोर्ट होते थे। तो वहाँ से उनकी जो वेल्थ का था, और फिर उन्होंने थे तो वो खोजा, और आपको पता है बड़े बिजनेस माइंडेड थे, तो उन्होंने उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की। तो उन्होंने, और उनका ये जो आप देखते हैं ना कि कहा जाता है कि जिन्ना साहब ड्रेस अप बहुत अच्छे होते थे, और ये सारा उनकी एक उनके टैक्टिक्स का हिस्सा थी। ही वॉज मैन अबाउट टाउन। वो ये उनकी कोशिश थी कि मैं आई शुड बी बेटर देन द ब्रिटिश इन एवरीथिंग आई डू। तो उन्होंने अपना जो मुकाम बनाया बॉम्बे की हाई सोसाइटी में, वो सारा अपनी उस मेहनत से किया। और फिर उसके बाद उनका उसी से फिर चल के उनकी ताल्लुकात पैदा हुए पारसियों से भी, और सारे जो थे, तो वहाँ से फिर उनका, और फिर चूँकि वो आप ये देखिए कि बॉम्बे के ओनली मुस्लिम बैरिस्टर थे काफ़ी अरसे तक, तो उस वक्त मुस्लिम नोटेबल्स में उनको फिर यही कांग्रेस में यही शख्स नज़र आता था। बिकॉज आप ये देखिए कि मुसलमानों का रवैया जनरली सर सैयद अहमद ख़ान के वक्त से तो ये था कि हमने कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन जिन्ना साहब थे वो कहते थे मैं कांग्रेस का पार्ट हूँ। और वो इस तरह नहीं थे सिर्फ, वो ये था कि उस टाइम में वो महीने के 1000 रुपया देते थे। तो एट दैट टाइम भी कांग्रेस भी तो इस्टेब्लिशमेंट ही थी ना, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके साथ हैंड इन ग्लव थी। जब जिन्ना साहब ने 1904 के बाद ज्वाइन किया, उस वक्त मसला चेंज हो चुका था।
ब्रिटिश कांग्रेस पार्टी, जैसे कि मुस्लिम लीग भी बाद में, लेकिन कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों ने बनाई थी 1885 में। लेकिन जब 1904 में जब जिन्ना साहब ने ज्वाइन की है, उस वक्त कांग्रेस ये नारा लगा चुकी थी कि सेल्फ रूल होगा, इंडियंस का होगा। इसी के साथ साथ वो इंडियन होम रूल लीग भी बन चुकी थी। तो ये सारा जो उनका उस वक्त के बाद ये उनका यही था कि हाँ, वो ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि वो कोई रेबल्स नहीं थे। वो ये नहीं कहते थे कि हमने अंग्रेज़ों को उठा के बाहर फेंकना, वो कहते थे हमें अपने मुल्क में हमें हुकूमत करने का हक़ होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैंने पहले भी मिसाल दी, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में। जिन्ना साहब की और कांग्रेस की जो स्ट्रगल थी उस टाइम पे, वो ये थी कि हम मॉडरेट नेशनल एडवांस चाहते हैं, और क्या हुआ कि हमारे रंग जो हैं वो ब्राउन है, वाइट नहीं है, तो इसकी वजह से हमें इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए, हम भी एम्पायर का इक्वल पार्ट होना चाहिए। अच्छा, जिन्ना जो है वो आप ये कह रहे हैं कि वो रेबल नहीं थे, यानी कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं थे। जिन्ना के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी आता है कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे और अंग्रेज़ों का ही एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे, इसीलिए शायद सारी ज़िंदगी उनके ऊपर वो कभी गिरफ़्तार नहीं हुए। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैंने कहा कि वो नहीं थे, डॉक्टर अम्बेडकर हैं जिन्होंने इंडिया का आइन लिखा और वो दलित्स के बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने जिन्ना साहब के बारे में एक तहरीर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जिन्ना के बारे में even his worst enemies didn't think that he was a tool in the hands of the British, because he was their critic if not their adversary. जिन्ना साहब की जो पॉलिटिक्स थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस की पॉलिटिक्स थी। वो अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं करते थे, वो अंग्रेज़ों को कहते थे कि हम भी आपके बराबर हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने कानून तोड़ा नहीं। हाँ, एक दफ़ा जो लॉयड थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, उनका पूरा नाम मुझे इस वक्त नहीं आ रहा, वो गवर्नर जॉर्ज लॉयड उनका नाम था। एक लॉयड जॉर्ज थे, एक जॉर्ज लॉयड। उन्होंने कोशिश की थी जिन्ना साहब को गांधी के साथ, दोनों को, क्योंकि ये दोनों का एक अलायंस भी था जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, इनको बर्मा भेज दिया जाए और वहाँ से फिर काला पानी भेज दिया जाए। ये दोनों कोशिशें हुई थी, लेकिन जिन्ना साहब की जो पॉलिटिक्स थी वो हमेशा कानून के अंदर ही वुड स्टे। क्या ये दुरुस्त है कि जिन्ना के ख़िलाफ़ एक दफ़ा कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया था? मुकदमा उनके ख़िलाफ़ ये इसी सिलसिले में हुआ था, और लेकिन जिन्ना साहब के ऊपर तो कई और भी चीज़ें लोग तो ऑब्वियसली बनाते हैं, लेकिन वो स्टिक नहीं की। जिन्ना के ऊपर एक और इल्ज़ाम भी लगता रहा, वो ये लगता रहा कि जिन्ना पर इल्ज़ाम था कि वो हैदराबाद दक्कन के जो उमरा हैं उनसे उन्होंने कोई शायद 6 लाख रुपए लिए हैं। ये उस वक्त के अखबारात में आता रहा, इसकी क्या हकीकत है? देखिए, मेरे जहाँ तक मुझे तो कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिला। अलबत्ता ये मजलिस एरार और इसके अलावा गालिबन मास्टर तारा सिंह की तरफ से इस तरह का कोई ज़रूर मंसूब किया जाता है उसका। और उसके बाद अब शायद ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये खाकसार तहरीक भी थी, उसने भी शायद इस बात को उठाया था। तो खाकसार थे, एरार थे, इन लोगों ने ये इल्ज़ाम, लेकिन इस इल्ज़ाम का कोई उसकी बेसिस मुझे नज़र नहीं। लेकिन जो जमातुल अहरार है वो तो 1939 में बनी है। 1929 सॉरी 1929 में। हाँ जी। अच्छा 1929 में। अच्छा ठीक है, 1929 में। ओके। तो ये इन्होंने जिन्ना के ऊपर, ये जो लोग थे, इन्होंने जिन्ना पर अटैक कब शुरू करने किए, यानी कि जिन्ना कब से टारगेट बने, जो उस वक्त की जो मुस्लिम जमातें थीं या उस वक्त के जो लीडर थे उनकी? जी देखिए, मजलिस एहरार जो थी उसका एक कुछ एजेंडाज थे। देखिए, मजलिस एहरारुल इस्लाम उसका जो पूरा नाम है, उनका एक तो उनका ये था कि वो कांग्रेस के साथ थे और वो चाहते थे कि वो उनमें से थे जो कहते थे कि अंग्रेज़ों को उठा के बाहर फेंक दो और वगैरह। लेकिन उनका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक वो मद सहाबा की मूवमेंट उन्होंने चलाई थी 1937-38 में लखनऊ के अंदर, जो बाद में पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ एक मूवमेंट बनी। ये शियों वाली बात का, अच्छा सॉरी। तो एक तो मद सहाबा की मूवमेंट थी जो ये था कि शियों को के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चली थी, और वो उन्होंने ख़ास तौर पे इसलिए चलाई थी कि वो मुस्लिम लीग का वोट वहाँ स्प्लिट हो सके। तो मजलिस एहरार ने ये मदद। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि वो उनका 36 में भी और फिर 38 में और फिर 44 में मजलिस एहरार ने ये ज़ोर लगाया और हत्तुल विसा कोशिश की, ख़ासकर मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी और मजलिस एहरार के जो लीडर थे मौलाना मज़हर अली अज़हर जो थे, इनकी ये थी कि अहमदियों को जिन्ना साहब मुस्लिम लीग से निकाल दें।
क्योंकि उनके मुताबिक, और वो कहते थे कि अहमदी चूँकि काफिर हैं, इनको मुस्लिम लीग में नहीं होना चाहिए। और इनकी ये एक और ये भी था, 30s के शुरू से मजलिस एहरार की कोशिश थी कि अहमदियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करे ब्रिटिश गवर्नमेंट। जिन्ना साहब के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने, उनके एक तो वैसे भी उनकी टीम के अंदर तो बहुत सारे अहमदी थे, और उनको आप ये देखिए कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब को वो कहते थे कि, या उनकी तारीफ़ करते हुए कहते थे कि ये ऐसे है क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए ये मेरा बेटा है। ये फेमस स्टेटमेंट है। तो जिन्ना साहब ने ये मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ऐसे किसी शख्स को, और ये 23 मई 1944 की उसमें उनसे जब डायरेक्टली सवाल किया, उन्होंने कहा मैं किसी ऐसे शख्स को गैर मुस्लिम नहीं कह सकता जो अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। तो जिन्ना साहब का ये बड़ा क्लियर था। और ये मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा, ये बिल्कुल हमारे अपने जो पाकिस्तान में हमने आइन साजी और कानून साजी की है उससे बिल्कुल ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि मैं नहीं करूँगा, अहमदी अपने आप को चूँकि मुसलमान कहते हैं इसलिए वो मुस्लिम लीग में होंगे। और फिर उसी तरह उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अहमदियों को मुसलमानों के वही हकूक़ हासिल होंगे, और किसी भी कम्युनिटी की, बट मुसलमानों के किसी भी फ़िरके की तरह उनको हकूक़ हासिल होंगे। इस बात के ऊपर उन्होंने जिन्ना साहब को काफ़िर आज़म कहना शुरू कर दिया। और काफ़िर आज़म, और फिर उसके साथ वो नारा भी लगा कि एक काफ़रा के लिए, चूँकि जिन्ना साहब की बेगम जो थी वो पारसी थी, एक काफ़रा के लिए इस्लाम को छोड़ा, ये कायदे आज़म है कि काफ़िर आज़म है। ये बड़ी फेमस कपलेट था। तो मजलिस एहरार जो थी, आप इसमें आप ये देखिए कि जो हैरान कौन बात है, और इसमें और इस बात के ऊपर जब ये कपलेट आया तो इवन जो मौलाना आज़ाद थे, जो मजलिस एहरार के मेंटोर्स में से थे, उन्होंने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, सियासत में किस किस्म का ये ला रहे हैं आप, ये तो आप बिल्कुल जो है। तो वो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर कांग्रेस के अंदर भी एक पाई जाती थी कि गलत बात है, लेकिन बहरहाल उस टाइम पे मजलिस एहरार को पूरी तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया कि जिन्ना साहब को जो है वो काटा जाए किसी तरह। अच्छा, ये बताइए कि जिन्ना कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस में उनके ऊपर तनकीद होती है, मुसलमानों की तरफ से भी तनकीद होती है, फिर वो सडनली कुछ अरसे के बाद डिसाइड करते हैं कि वो मुस्लिम लीग में चले जाएं। तो 1913 में वो डिसाइड करते हैं कि मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करूँगा। सॉरी, नून वाली मुस्लिम लीग और वो मुस्लिम लीग तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, तो वो कायद-ए-आज़म 1913 में डिसाइड करते हैं कि मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करूँगा। तो ये तब्दीली कैसे आई? जी बिल्कुल, यही जो मेरा देखिए, उन्होंने उसमें कहा, उन्होंने जब ज्वाइन की उनको बहुत सारे उनके सर वज़ीर हसन थे और एक और साहब थे, वो उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि जी आप मुस्लिम लीग ज्वाइन करें, आप नोटेबल मुसलमान हैं, कांग्रेस का भी पार्ट हैं, मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन करें। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि आप सेल्फ़ रूल की बात नहीं करते, आप लॉयल्टी की बात करते हैं, सेल्फ़ रूल की। मेरा तो सारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियंस को सेल्फ़ रूल मिले। तो उन्होंने एक तो शर्त ये रखी कि मुस्लिम लीग जो है वो अपनी क्रीड चेंज करे और सेल्फ़ रूल की बात करे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरी जो नेशनल लॉयल्टी है उसके ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए। मेरा ये कहना है, और मेरी ये एटलीस्ट मेरी ये रीडिंग है, कि उस वक्त जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, जिसमें गोखले सर फहरिस्त थे, उन्होंने खुद जिन्ना साहब को ये कहा कि आप मुस्लिम लीग को हमारे करीब लाएं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के। और वो फिर उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब हुई। 1916 का लखनऊ पैक्ट इसीलिए पॉसिबल था कि जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे, और दोनों के प्रेसिडेंट भी थे बाय द वे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जिन्ना जब पॉलिटिक्स में आते हैं और थ्रू आउट एक चीज़ हम देखते हैं कि वो हिंदुस्तान के बड़े मारूफ उस वक्त के सियासतदान थे गोखले, उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, उनको आइडियलाइज़ करते थे। ये गोखले कौन थे और गोखले को जिन्ना आइडियलाइज़ क्यों करते थे? देखिए, और इसमें मैं ये भी कहता चलूँ कि जिन्ना साहब ने फेमसली कहा था कि आई वांट टू बी द मुस्लिम गोखले। जिन्ना साहब, और ये गोखले बाय द वे सिर्फ जिन्ना साहब के नहीं, गांधी के भी मेंटर थे, दोनों के थे। गोखले रिप्रेजेंट करते थे कांग्रेस के अंदर दो मेजर ट्रेंड्स थे। एक गोखले थे और दूसरे भी जिन्ना साहब के दोस्त थे, लेकिन वो थोड़े एक्सट्रीम पॉलिटिशियन थे, तिलक। गोखले और तिलक जो थे उसमें फ़र्क ये था कि गोखले जो थे वो बिलीव करते थे यही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस, सेल्फ रूल एट्सेट्रा। तिलक वगैरह जो थे वो उनको कहा जाता था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो सीधी सीधी बात करते हैं आज़ादी की, इसलिए उस पर उन पर सेडिशन केस भी हुआ, जो कि फिर जिन्ना साहब ने लड़ा। सेडिशन केस जो था तिलक का,
जिन्ना साहब ने आइडलाइज किया गोखले को एज हिज मेंटोर और पॉलिटिकल गुरु, क्योंकि उनके नज़दीक गोखले की जो मॉडरेट अप्रोच टू पॉलिटिक्स है वही वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती थी। और गोखले जो है अनफॉर्चुनेटली 1915 में फ़ौत हो गए। अगर वो फ़ौत ना होते तो शायद सब कॉन्टिनेंट की कोई और ही नौयत होती या कोई और उसकी शक्ल निकलती। गोखले जो थे, उनकी जो मॉडरेशन थी पॉलिटिक्स में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थी, वही जिन्ना साहब ने, हम ये कह सकते हैं कि जिन्ना साहब ने सियासत जो है वो गोखले के पास बैठ के सीखी। गोखले ही उनके और उससे पहले नारोजी भी थे, लेकिन गोखले का जो इन्फ्लुएंस है वो सब्सटैंशियल लेवल में। अच्छा यासिर, ये बताइए कि जिन्ना जो है एक वक्त आता है कि बिल्कुल कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और बिल्कुल मुस्लिम लीग के हो जाते हैं, ये वजह क्या बनती है कि वो कांग्रेस बिल्कुल छोड़ देते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गांधी जी आते हैं, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि गांधी का जिन्ना साहब को मुसलमान बनाने में जो है बहुत बड़ा हाथ है, ये कह के कि जी देखो मुसलमान माइनॉरिटी कर रहे। गांधी जी की जो सियासत है, ऑल रिस्पेक्ट टू हिज लीडरशिप, वो उनकी सियासत यही थी कि मज़हब को यूज़ करके मोबिलाइज़ किया जाए। और मज़हब सिर्फ वो उनका नज़दीक हिंदुइज़्म को इस्तेमाल नहीं करना था, जो कि उन्होंने किया, और उन्होंने राम रज्या की भी बात की और उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो है, और ख़ासकर दो और इसमें जो अजीम शख्सियात हैं जिनकी बात होनी चाहिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, ये दोनों शख्सियात जो थीं, ये एंटी ब्रिटिश तो थीं, ये मजहबी थीं, मजहबी इनके अप्रोच थी। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तो खुद वकालत कर रखी थी और जिन्ना उन्हें बड़े पसंद भी करते थे। हाँ, वो बाद के अंदर तो हुआ, लेकिन उस टाइम पे मैं आपको ये बात बता दूं कि जिन्ना साहब और मौलाना मोहम्मद अली, इस बुक में भी मैंने लिखा हुआ है, मौलाना मोहम्मद अली जो हैं वो जिन्ना साहब को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। वो कहते थे कि ये जो इसकी पॉलिटिक्स है ना, ये तो बिल्कुल कहीं नहीं हमें लेके जाएगी, हमने तो खिलाफत की बात करनी है और हमने बिल्कुल मज़हब की। जिन्ना साहब कहते थे मज़हब का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये ही वाज वेरी क्लियर। बाद की बात हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे ही वाज क्लियर कि ये जो रिलीजियस अप्रोच टू पॉलिटिक्स है, ये आपको सिर्फ डिवाइड करेगी। तो गांधी को भी उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि आज जो आपकी हरकत कर रहे हैं, इससे कल हमारी आज़ादी एक साथ हम नहीं जीतेंगे, हमारे हिस्से बखरे हो जाएंगे। आप इसलिए ना करें। आज आपने हिंदुओं और मुसलमानों को ख़िलाफ़ कर दिया एक दूसरे के, फिर आप मुसलमानों को मुसलमानों के कर देंगे ख़िलाफ़, और यहाँ तक कि आप बाप बेटे को भी आपस में लड़ा देंगे। इसलिए आप ज़रा सियासत में, तो जो उनकी गांधी की ये जो मैस मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी थी, और फिर उनका जो इन्हिसार था, देखिए गांधी ये समझते थे उनके ऑब्जेक्टिव से, गांधी जिन्ना साहब को इसलिए ट्रस्ट नहीं करते थे, और जो उसमें कि जिन्ना साहब जो थे वो रिलीजियस नहीं थे। गांधी जो थे वो उनके नज़दीक एक रिलीजियस मुसलमान जो था, जो मजहबी मुसलमान था, वो उसके साथ वो बात कर सकते थे, लेके साथ चल सकते थे। लेकिन एक सेक्युलर माइंडेड जिन्ना साहब, जो कि जिनका कोई ओवर्टली रिलीजियस वो नहीं था, उस चीज़ को वो गांधी एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जिन्ना साहब का जो मेजर ब्रेक विद कांग्रेस 1920 में नागपुर में आता है। तो जिन्ना साहब का जो मेजर इशू था, उन्होंने दो बातें उस इजलास में की। उन्होंने एक तो मिस्टर गांधी का, और फिर उन्होंने मिस्टर मोहम्मद अली का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, और महात्मा गांधी नहीं कहा। तो उस पे लोग जो हैं बड़े इस पे हुए कि आप इनको महात्मा कहें और क्या। तो जिन्ना साहब ने कहा मैं तो जिस तरह लोगों को एड्रेस करता हूँ मिस्टर कह के, मैं वैसे ही करूँगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये थी कि उन्होंने कहा कि ये जो आज आप मूवमेंट को मोबिलाइजेशन रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं, इस चीज़ को ना करें। और इस पे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। उन्होंने 1920 में नागपुर सेशन में उन्होंने कहा कि मैं, अच्छा, ये उनका कोई परमानेंट ब्रेक नहीं था, वो चाहते थे। वो बाद में उन्होंने कांग्रेस के करीब आने की कोशिश भी की। कांग्रेस की जो सियासत थी वो इस पॉइंट पे खिलाफत कमिटीज़ के साथ ज़्यादा चली गई थी। और ये जो उलेमा हज़रात आपने जो बाद में देखे, जो फिर जमीयत उलमा हिंद बनी, और फिर जो मुख्तलिफ मजलिस एहरार आई, और जो मुख्तलिफ इस्लामी जमातें हैं, ये सारी की सारी खिलाफत से निकलती हैं। जिन्ना साहब इस सियासत के ख़िलाफ़ थे। जो सबसे
बड़ा इम्पोर्टेंट, और ये निसित हिजारी और मुख्तलिफ राइटर्स ने ये लिखा है इस चीज़ की लिए कि जिन्ना साहब का मेजर ब्रेक ही इस बात पे था कि आप रिलीजियस एलिमेंट को क्यों ला रहे हैं इसके अंदर। ये सियासत जो है ये तो एक सेक्युलर चीज़ होनी चाहिए, जेंटलमैन का खेल होना चाहिए, और उसमें अच्छा ये बताइए कि अल्लामा इकबाल भी उसी दौर में हैं और उन्होंने खुतबा इलाहाबाद कहा और एट दैट टाइम जिन्ना उनसे इम्प्रेस नहीं हुए। जी। फिर ये जिन्ना वाकई इकबाल से इम्प्रेस हो गए थे या ये जो कहा जाता है कि जी इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान दिया और फिर जिन्ना ने उस पर इम्प्लीमेंट किया, तो इसकी तारीखी हकीकत क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहली बात तो ये है कि जिन्ना साहब मेरे नज़दीक, अगेन मैं ऐसी बात करने लगा हूँ जो शायद इतनी पॉपुलर ना हो, लेकिन इकबाल से को ख़ास इम्प्रेस नहीं थे, बल्कि इकबाल और जिन्ना जो थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे के मुखालिफ थे। और इकबाल का सारा जो पॉलिटिकल आइडिया था वो जिन्ना साहब की जो लखनऊ पैक्ट है उसके ख़िलाफ़ जाता था। उसकी भी वजह थी वेटेजेस और सेपरेट इलेक्टेड्स की, जो जिस तरह वो बात चाहते थे वो उस तरह नहीं चाहते थे। तो जिन्ना और इकबाल के दरमियान तो एक बहुत बड़ा स्किज़म मौजूद था, जो कि बाद में जाके 37 में लेटर्स लिखते हैं इकबाल, और वो लेटर्स जो हैं फिर जिन्ना साहब पब्लिश करते हैं 1900। उसमें आप ये देखिए 1940 में 41 में जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो जिन्ना साहब भी वो लेटर्स जो हैं पब्लिश करते हैं। आप ये देखिए कि वो लेटर्स के जवाब नहीं है उसमें, लेटर्स हैं, एक तरफा लेटर्स। अच्छा, उसके अंदर फॉरवर्ड में लिखे हुए हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो जिन्ना को खत लिखे हैं वो खत ही लिखे हुए हैं लेकिन जवाब कोई नहीं है जिन्ना का। जवाब नहीं। अच्छा, उसमें फॉरवर्ड में, अब ये बड़ी हैरान कौन बात है, फॉरवर्ड में जिन्ना साहब कहते हैं कि अच्छा मुझे मिलते नहीं हैं, वो पता नहीं कहाँ गए जवाब, मैंने जवाब लिखे होंगे लेकिन वो हैं। अब जिन्ना साहब जो थे ना वो इतने मेटिकुलस थे, जिन्होंने जिन्ना पेपर्स उठा के देखे हुए ना, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती कि जिन्ना साहब ने वो जवाब ना दिए। ठीक है, मेरे ख्याल से तो उन्होंने दिए थे। वो जवाब ऐसे हैं जो शायद अगर लोगों के सामने आए तो इकबाल जिन्ना तनाज़ा जो है वो जन्म ले। तो ये जिन्ना पेपर्स भी हमने एक प्रोजेक्ट था ज़वार हुसैन जैदी साहब किसी ज़माने में देखते थे, क्या वो पेपर्स हमें जो जिन्ना के खतूत हैं वो मिले नहीं या क्या हुआ? वो पेपर्स जो हैं वो उसके बारे में, वो जो ख़ास लेटर्स हैं वो आज तक किसी को नहीं मिले। वो इकबाल, जिन्ना साहब ने अपने फॉरवर्ड में उस किताब में लिखा है कि मैंने इकबाल के पेपर्स को भी देखा है, उसमें भी नहीं मिले वो। तो आज तक वो एक बड़ी मिस्ट्री है, वो शायद मिस्ट्री कभी कोई सॉल्व कर सके, लेकिन आई डोंट थिंक सो। वो आई थिंक इट्स लॉस्ट टू हिस्ट्री। अच्छा चलिए, 1945 के इलेक्शंस होते हैं, मुस्लिम लीग अक्सरियत हासिल करती है इन तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस अक्सरियत हासिल करती है। जिन्ना क्या 45 तक चाहते थे कि हिंदुस्तान तकसीम हो जाए, पाकिस्तान बन जाए? देखिए, मेरा ये मानना है और मेरे पास ये एविडेंस है कि जिन्ना साहब की जो मैक्सिमम डिमांड थी ना, जो जिसे आप कहेंगे कुल्ली तौर पे जो उनका आखिरी आइडिया था, वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन यूनियन के अंदर एक ऑटोनमस रीजन हो। और ये आप ये देखिए कि कुछ हद तक आप यहाँ इकबाल से मिला सकते हैं कि इकबाल का भी खुतबा इलाहाबाद जो है वो ऑटोनमस रीजन की बात ही करता है। तो जिन्ना साहब जो थे वो पाकिस्तान को ऑटोनमस रीजन देखना चाहते थे, और उसकी वजह क्या थी? आप ये कह रहे हैं, सादा अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ही एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर काम करे। एग्जैक्टली, विद इन उसके हो, फेडरेशन का पार्ट हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा कन्फेडरेशन हो, यानी कि फेडरेशन हो, यानी कि मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान की हो और उसके साथ एक रियासत के तौर पर पाकिस्तान साथ चले। और उसमें फिर उसके बाद उन्होंने कन्फेडरेशन की बात की। देखिए, सबसे बड़ा जो है ना, जिस चीज़ का जवाब आज तक जो इस बात के नाकिद हैं इस आइडिया के, वो नहीं दे सके कि जिन्ना साहब ने 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया। अब वो कैबिनेट मिशन प्लान जो था, उसका जो पहला पेज है उसमें वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं देंगे आपको, हम एक हिंदुस्तान बनाएंगे, उसके अंदर ग्रुपिंग्स बनाएंगे और उसके अंदर हम आपको ये आइडिया देंगे कि आपको ये मौका देंगे कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशंस अपने फ्रेम कर सकें, और फिर एक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और फिर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक इंडियन यूनियन का, तो एक 3 टियर्ड फेडरेशन बनाई गई थी। जिन्ना साहब ने वो एक्सेप्ट किया। और आप ये देखें कि मार्च 1947 में, जो कि जून 3 प्लान से 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेटर है लॉर्ड वेवल का आखिरी दिनों का अपने वाइस रॉयल्टी छोड़ने से, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे आज भी ये यकीन है कि अगर कांग्रेस इस बात को मान ले कि कैबिनेट मिशन प्लान ठीक है
और हम वही बात करते हैं और ग्रुपिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो जिन्ना साहब अपना पाकिस्तान का मुतालबा छोड़ देंगे। ये हम 1947 में मार्च की बात कर रहे हैं। तो जिन्ना साहब जो थे, यानी कि आखिरी दम तक जिन्ना पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार थे। जी बिल्कुल। और ये इसको देखें, कहा जाता है ना, इसमें इस आइडिया के जो नाकिद हैं वो कहते हैं कि नहीं जिन्ना साहब ने तो उस डेट को ये कहा था कि मैं बिल्कुल ये बार्गेनिंग नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल हकीकत में ये बात कर रहा हूँ। आयशा जलाल साहिबा ने तो ये लिखा है कि जिन्ना जो है वो ही वॉज नॉट रेडी, वो हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और आप ये देखिए कि उनका, और इसमें मैं आपको अभी और भी 2-3 उनकी बताऊंगा बातें, लेकिन उसमें 1947 की जो तकसीम होती है उससे पहले जिन्ना साहब जो है ना सिर्फ अपना घर तो खैर उन्होंने किया, उन्होंने बाद में, आपको मैंने ये कहूँगा कि उन्होंने अपने घर में उन्होंने कहा कि मैं रिटायर भी बॉम्बे में होना चाहता हूँ। 1 अगस्त 1947 को अगर आप जिन्ना पेपर्स का देखें तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट मिलती है, और स्टेटमेंट में जिन्ना साहब कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी शहरी हूँ और मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल इसी तरह बन के जा रहा हूँ जैसे माउंट बैटन जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न है, ब्रिटिश सब्जेक्ट है, और वो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बन रहा है। तो जिन्ना साहब की जो आइडिया था ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते तो वो ये कहते थे कि चलें यूएस कैनेडा टाइप रिलेशनशिप, लेकिन वो उनकी जो एक्सीजेंसी थी, देखिए जिन्ना साहब की बहुत ज़्यादा कंसर्न वो मुसलमान थे जिन्होंने पीछे रह जाना था। अच्छा, ये भी बताएं कि अगर जिन्ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कन्फेडरेशन ना चाहते होते तो उनकी प्रॉपर्टी बम्बई में क्यों होती? एक रीज़न तो ये भी है। बिल्कुल, वो प्रॉपर्टी चलें, ये भी कहा जा सकता है कि वो शायद हालात बेहतर हो जाते और वो चले जाते। नहीं तो वो तो ये कहते थे ना कि मैं छुट्टियां गुजारूंगा, बम्बई में गुजारा करूंगा। वो कहते थे मैं रिटायर होऊंगा, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को श्री पिकासा के हाथों पैगाम भिजवाया। उसने कहा कि मैं अब जो हूँ रिटायर होने लगा हूँ और मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ अपने शहर में। 1948 श्री पिकासा ने अपनी किताब में लिखा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जिन्ना जो है वो पाकिस्तान जब बनता है उससे पहले एक और मामला भी आता है, वो 11 अगस्त की तकरीर की बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो ये 11 अगस्त की तकरीर में एक्चुअली जो जिन्ना कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जहाँ हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि सारे मिलकर एक वतन बनाएंगे और सारे बाहमी पुरमन बकाए बाहमी के साथ रहेंगे। 11 अगस्त की तकरीर का मतन किधर गया? जी देखिए, ये हैरान कौन बात ये है कि इस चीज़ को अभी प्राइमरी सोर्स रिकॉर्ड्स में तो है, लेकिन उसका वो वाला गायब कर दिया गया है जो उसकी रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग कुछ अर्से पहले तक, अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ख़ुद ये सुनी थी रिकॉर्डिंग, जनरल मुशर्रफ के अर्ली ईयर्स में ये रिकॉर्डिंग प्ले की जाती थी टीवी के ऊपर। तो वो जो इटसेल्फ था, जिस दिन वो तकरीर की है कायद आज़म ने, अगले दिन ही आपको पता है उसको सेंसर करने की कोशिश की गई। वो तो डॉन और द हिंदू जो अखबार था उसने छाप दी और डॉन को भी छापनी पड़ गई, नहीं तो वो तो स्पीच जो थी पहले दिन से कोशिश ये थी कि इसको दबा दिया जाए। और ये सेंसर कौन कर रहा था? ये अब आप देखिए कि हम यहाँ, और मेरे ख्याल से इस अगेन मेरी जो क्या सराई है कि चौधरी मोहम्मद अली साहब जो थे, जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं और उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और चीज़ों में, चौधरी मोहम्मद अली साहब जो थे वो सेक्रेटरी थे कैबिनेट के, उन्होंने कोशिश की थी इसको, मेरे ख्याल से। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जी, उन्होंने कोशिश की थी कि इसको किसी तरह सबवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि, और ये आप बाद में ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर, और ये भी मैं आज आपके यहाँ वसूख से कह रहा हूँ, अख्तर बलोच साहब एक होते थे कराची में, उनसे मैंने ये बात मंसूब सुनी और कराची में, और फिर मैंने उनका वो आर्टिकल भी पढ़ा कि हमारे यहाँ एक हुकूमत का सेल मौजूद रहा है जिसने पिछले 70 सालों में यही कोशिश की है कि जिन्ना साहब को सैनिटाइज करके, इस्लामाइज करके, पाकिस्तानी आइडियोलॉजी पे ढाल के पेश किया जाए, और जिन्होंने जो है ऐसे कोट्स इन्वेंट किए हैं। और उसमें शरीफुल मुजाहिद साहब जो थे, बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, सारा कुछ, उन्होंने तो खुद माना हुआ है जगह जगह पे। अच्छा, ये बताइए कि जिन्ना पाकिस्तान बन जाता है, जिन्ना
ने गवर्नर जनरल बनने का फ़ैसला क्यों किया? अगर वो डेमोक्रेट थे तो वो वज़ीर आज़म बनते, लेकिन उन्होंने गवर्नर जनरल का फ़ैसला बनने का फ़ैसला किया। जी, ये एक तो आप अगर इसको देखें तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू था। देखिए, गवर्नर जनरल उनको बनना टेक्निकली लॉजिकली तो इतने पावरफुल पार्टी पॉलिटिशियन को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, जैसे जवाहरलाल नेहरू बने थे। हाउएवर जिन्ना साहब की ना हेल्थ थी, वो यही चाहते थे कि एक यंगर पर्सन शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और उसके लिए उन्होंने ईयर मार्क किया हुआ था लियाकत अली ख़ान को उसमें। जिन्ना साहब ऑल्सो ओरिजिनली डिडंट वांट टू कम टू पाकिस्तान, ये भी मैं आपको बता दूं। उनका आइडिया ओरिजिनली बॉम्बे में ही रहने का था, वो अपने उस शहर से प्यार करते थे, वो यही रहते थे, और उनका आइडिया भी ये था कि मैं इंडिया में रहूं, इंडियन मुसलमानों के साथ रहूं, और जो अब ये एक नई सिचुएशन पैदा हुई है मैं उनको वहाँ लीडरशिप करूँ, उनके लिए दूँ। उन्होंने ईयर मार्क किया हुआ था नवाब हमीदुल्ला ख़ान भोपाल के जो थे, उसके लिए उनको कहा हुआ था कि ये बनेंगे गवर्नर। अब यहाँ सिचुएशन ये थी कि माउंट बैटन जो थे उनका इस चीज़ पे बहुत इसरार था कि उनको गवर्नर जनरल बनाया जाए, और दोनों मुल्कों का। अच्छा, वो चीज़ जो थी उससे जिस चीज़ का इनको मसला था, और जो कि बाद में फिर वाकई हुई वैसे ही हो गई, तो ये था कि अगर ये गवर्नर जनरल बनते हैं तो ये कैसे लेके चलेंगे दोनों को। और माउंट बैटन के बारे में ये कभी इम्कान उनको नज़र आते थे कि ये कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस के साथ उनके बहुत अच्छे जवाहरलाल नेहरू और माउंट बैटन की बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे आपस में, इसमें वो नहीं। तो उनकी जो कोशिश थी वो ये थी कि किसी तरह इस इवेंचुअलिटी को रोका जाए। तो उन्होंने फिर यही समझा कि मैं गवर्नर जनरल बन जाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान बनेगा, एंड आई विल हैंडल द सिचुएशन। उसमें फॉर्मेटिव फेज़ में खालिद बिन सईद ने भी सारा जिक्र किया हुआ है। आइनी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पाकिस्तान का पहला आइन था, उसमें आइनी तौर पे अगर आप गौर से देखें तो हालांकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना, वो गवर्नर जनरल के पास। तो फिर ये जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही थी, इसके तहत फिर जिन्ना साहब ने सोचा कि मैं गवर्नर जनरल बन। ये कायद आज़म साहब की नाकामी थी या क्या था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और ठीक 7 दिन बाद 21 अगस्त को वो NWFP की असम्बली को बरतरफ कर देते हैं और बाद में सिंध की असम्बली को भी बरतरफ करते हैं? जी, इसमें दोनों बातें, मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी, चूँकि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि असम्बलीज़ दोनों डिज़ोल्व नहीं हुई थी। गवर्नमेंट्स को रिमूव किया गया था 51-5 के अंदर, जो वो किया गया था, और वहाँ तो नो कॉन्फिडेंस हुआ था अयूब खोड़ो के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट को रिमूव किया था 51-5 में। लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मूव तो मरकज़ की गवर्नमेंट ने किया था। नहीं, वो सिंध की बात, लेकिन NWFP की पहले बात जी। NWFP की असम्बली इंटैक्ट रही थी। अब उसमें जो इशू था वो ये था कि जी 30 जून 1947 को बन्नू में कांग्रेस पार्टी और खुदाई खिदमतकार, और जिसमें बाचा खान थे, डॉक्टर खान साहब थे, और वो जो बड़े उनके रुफ़का थे, इन्होंने इन वायलेशन ऑफ जो कांग्रेस की ऑफिशियल पोजीशन थी एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें इन्होंने कहा कि हम एक इस्लामिक कंसेप्शन पे पठानिस्तान बनाएंगे। तो उस चीज़ का, उस रेजोल्यूशन की जब खबर पहुंची, तो फिर जिन्ना साहब ने माउंट बैटन और नेहरू के ऊपर सामने ये रखा कि आप लोग यहाँ, हम पाकिस्तान जो बन रहा है, हमने ये डिसाइड किया है, और आपकी जो हुकूमत है NWFP की, वो तो अभी पठानिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान बनना है उस दिन पठानिस्तान बन जाएगा। तो इस चीज़ को जो है, इस बन्नू रेजोल्यूशन को देखते हुए जिन्ना साहब ने और मुस्लिम लीग ने ये माउंट बैटन और नेहरू के सामने ये रखा कि आप, और ये एग्री हुआ कि माउंट बैटन जो है 14 अगस्त 1947 को गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देंगे, और फिर नए इलेक्शंस होंगे, और इस तरह की जो है। अब वो नहीं हुआ और उस चीज़ को, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर खान साहब ने ख़ुद ये कह दिया था कि अगर रेफरेंडम में मुस्लिम लीग 30% से ज़्यादा वोट लेती है तो फिर मैं रिज़ाइन कर दूंगा। वो भी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। तो उस टाइम पे जो लोग कराची में बैठे हुए थे और जिन्ना साहब के एडवाइज़र से, उन्होंने कहा था, उन्होंने जिन्ना साहब को यकीन दिलाया था कि अगर पाकिस्तान जिस दिन बनता है उसी दिन जो है NWFP जो है
वो या तो फ़कीर और फिप्पी की उस ज़माने में मूवमेंट चल रही थी, फ़कीर और फिप्पी के साथ मिल के हम या तो ये पठानिस्तान बना देंगे या फिर अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए वो NWFP की जो थी असेंबली का हुआ था। जो सिंध का वाक़या है वो आई थिंक जो है वो ज़रा वहाँ यहाँ तो देयर वाज़ अ लॉजिकल अयूब खोड़ो के ख़िलाफ़ जो जनरली आइडिया था, लियाकत अली ख़ान और अयूब खोड़ो की आपको पता है बनती नहीं थी आपस में, और उसकी वजह ये थी कि अयूब खोड़ो जो थे वो सिंध की बात करते थे। इशू था कि कराची का जो है वो सेंट्रल फेडरल एरिया बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो ये जो मुस्लिम लीग की जो आइडिया था, फिर मुस्लिम लीग ने ही फिर वो उनको कहा और फिर असेंबली के अंदर जो है वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर चेंज हो गया। तो अयूब खोड़ो को हटाने में आई थिंक इट वाज अ बैड मिस्टेक। तो फिर आपको पता है जिन्ना साहब की मतलब जिन्ना साहब का मैं इसलिए डायरेक्टली जो अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इस चीज़ में डायरेक्टली जिन्ना साहब ने और गलतियां तो की हैं ना, आपको पता है। लेकिन NWFP असेंबली तोड़ना भी तो एक गलती थी ना, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खत्म करना भी तो गलती थी। देखिए 51(5) जो था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की रीड थ्रू करके था, उसके तहत था तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम तो कर रहे हैं ना कि लोगों के मैंडेट को ख़त्म करना। देखिए उसमें बात ये है कि मतलब ये उतना ही गलत था। देखिए उसमें बजट सेशन जो था, अब मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मतलब इस पे हम वी डिसएग्री। उसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज जो थी वो नेक्स्ट बजट सेशन में मुस्लिम लीग की वहाँ मिनिस्ट्री बन गई, क़य्यूम खान बन गए। ये उसी तरह आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि गलत था कॉन्स्टिट्यूशनल, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल था लेकिन मैंडेट को ख़त्म करने वाली बात। तो अगर आप इस चीज़ को इस तरह आर्ग्यू करना चाहते हैं तो फिर ठीक। जिन्ना साहब की एक और बड़ी गलती का हवाला भी तारीख़ी तौर पर दिया जाता है, और वो गलती है एक ज़ुबान। उन्होंने कहा कि जी उर्दू होनी चाहिए, जबकि अक्सरियत जो है बांग्लादेश की बांग्ला ज़ुबान होनी चाहिए। और जिन्ना के उसी फ़ैसले ने शायद बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो है तकसीम भी की। इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से जिन्ना साहब की सबसे बड़ी गलती। और इसमें सिर्फ मैं उसमें क्लैरिटी ये दे दूं कि अक्सर हम कह देते हैं ना कौमी ज़बान, वो जिन्ना साहब ने बड़ी क्लियर उसमें लैंग्वेज यूज़ की, स्टेट लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रैंका, नेशनल लैंग्वेज नहीं यूज़ किया। उन्होंने कहा प्रोविंशियल लैंग्वेज आपकी जो है वो बांग्ला होगी। लेकिन उस वक्त जिन्ना साहब को ये सोच नहीं रखनी चाहिए थी, दिस आइडिया कि उर्दू अलोन कैन कीप वो उनको उस चीज़ का नहीं एहसास हुआ कि बंगाली जो हैं वो कितने ज़्यादा। और देखिए बंगाल ये बड़ी उन्होंने ये जिन्ना साहब की एक बहुत तारीख़ी गलती है, इसलिए कि उनके सबसे बड़े जो सपोर्टर्स थे पाकिस्तान मूवमेंट में भी, वो उनको बंगाल से जो सपोर्ट मिली है ना उनको पंजाब से नहीं मिली। शेख मुजीब उनके सपोर्टर थे, शेख मुजीब सबसे बड़े सपोर्टर थे। और आप ये देखिए कि 1965 के इलेक्शंस में भी शेख मुजीब जो हैं उनकी बहन के साथ खड़े हुए थे। तो ये जिन्ना साहब को जो था ना, लेकिन मैं ये इसमें आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी गलती है उसमें। ये चीज़ उनको एडवाइस जो की गई थी ना ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने की थी, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन ख़ुद बंगाली थे। और इनका ये सारी की सारी मुस्लिम लीग का टॉप से बॉटम तक ये आइडिया था कि अगर उर्दू ज़बान जो है वो स्टेट लैंग्वेज ही होगी, अगेन नॉट नेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, तो फिर पाकिस्तान साथ नहीं चल सकता। तो ये चीज़ जो थी, ये जो चूँकि आप ये देखिए कि बंगाल के अंदर भी आपको मिलते हैं पॉलिटिशियंस। अब जो नवाबी ख़ानदान थे वो तो ख़ास उर्दू के हामी थे। तो नाज़मुद्दीन साहब जो थे और इस तरह के लोग, इन्होंने जिन्ना साहब को ये यकीन दिलाया हुआ था, और जिन्ना साहब को बेहतर पता होना चाहिए था। उनको सुनना भी शायद उस वक्त सोहरवर्दी को सुनना चाहिए था, लेकिन सोहरवर्दी और उनके दरमियान भी देयर वाज थोड़ा सा तनाव पैदा किया गया था, अगेन लियाकत अली ख़ान की वजह से। ये सारी बातें जो हमारी वो छुपाई थी, देखिए किसी भी मुल्क के जो फाउंडिंग फादर्स होते हैं या जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और लियाकत अली ख़ान और सोहरवर्दी के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। उसकी वजह से जिन्ना साहब और सोहरवर्दी के दरमियान बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट किए गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिन्ना के बारे में लियाकत अली ख़ान का भी एक कंट्रोवर्सी मौजूद है। क्या जिन्ना लियाकत अली ख़ान से वाकई नाराज़ थे? ये जो फातिमा जिन्ना की किताब है जिसको बाद में सेंसर किया गया, माय ब्रदर्स जो है, उसके अंदर तो फातिमा जिन्ना ने लिखा हो, और शरीफुल मुजाहिद साहब ने वो निकाले भी इसलिए थे और फिर माना भी था इस बात को कि ये जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैंने हटा दिया। तो जिन्ना साहब
जो थे सही या गलत वो लियाकत अली खान साहब से जो थे वो काफ़ी हद तक जो थे थोड़े से उस पॉइंट तक दूर हो जाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, उनकी रफ़ाकत काफ़ी लंबी रफ़ाकत थी, वो काफ़ी करीब थे और उनका वो राइट हैंड भी कंसिडर किए जाते थे। जना की जो मौत हुई है उसके बारे में भी एक कंट्रोवर्सी है कि एम्बुलेंस को जान के रोक लिया गया था या एम्बुलेंस ख़राब एम्बुलेंस भेजी गई थी, इसमें क्या हकीकत है? देखिए ये हमें ये पता है एम्बुलेंस ख़राब थी और उसमें पेट्रोल नहीं था, ये चीज़ हमें पता है। अब इसके बाद तो ये क्या सराही हो सकती है ना कि क्या वज़ीर आज़म ने ऑर्डर किया था कि नहीं किया था। जिन्ना ने जिस पाकिस्तान का तस्वर अपने ख्याल में रखा था या जिसके लिए जद्दोजहद की थी, क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है? मेरे ख्याल से उसके करीब तर भी नहीं। देखिए एक तो सिविल सुप्रीमेसी जो है दैट वाज द की। आप जिन्ना साहब की जो सारी सियासत है और सारी बाकी चीज़ें तो हमने बात की, एक चीज़ जिसमें हमने नहीं की, जिन्ना साहब जो थे वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और ब्रिटिश मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से इंडियन कंट्रोल चाहते थे। दिस वाज सेल्फ रूल की हमने बात की। तो ये जो पाकिस्तान में जो अब सिचुएशन है, हमें अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है और जिसकी भी गलती है, मैं वो नहीं कह रहा, ये चीज़ तो जिन्ना साहब के बिल्कुल आइडियाज़ के बिल्कुल बरखिलाफ़, बिल्कुल ही ख़िलाफ़। ठीक है जी। दूसरा जो रियासत का ढांचा है, आपको मैं एक बात बताऊं और ये चीज़ जो है बहुत कम लोग जो हैं इसको जानते हैं। 10 अगस्त को, ये 11 अगस्त से भी पहले की बात का, 1947 10 अगस्त 1947 जिन्ना साहब का एक ख़त मौजूद है और ये आपको ट्रांसफ़र ऑफ पावर पेपर्स में मिलेगा, इसमें भी मैंने कोट किया हुआ है और इसके कई वो हैं। जिन्ना साहब ने कहा कि जो ओथ्स ऑफ ऑफिस है ना पाकिस्तान के लिए, गवर्नर जनरल का ओथ और प्राइम मिनिस्टर का ओथ और मिनिस्टर्स के ओथ, उसमें आपने 2 चेंजेस करने। वो ये माउंट बैटन को चेंजेस करवाए। वो चेंजेस क्या थे कि पहले था आई सॉलमली स्वेयर, जिन्ना साहब ने कहा इसको आप सॉलमली अफर्म करें। अभी मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ। दूसरा उसके एंड पे था तो सो हेल्प मी गॉड, जिन्ना साहब ने कहा ये सो हेल्प मी गॉड निकाल दें। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अंग्रेज़ों के जो कोर्ट्स हैं ब्रिटेन में, उसमें आप अगर जाए ना तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जाता है व्हाट इज़ योर रिलीजन, तो आप जवाब देते हैं आई एम मुस्लिम या चर्च ऑफ इंग्लैंड, या तो आपको एक ओथ दिया जाता है जिसमें आप कहते हैं आई सॉलमली स्वेयर। अगर वहाँ आप कहना कि आई एम एन एथिस्ट, तो आपको कहा जाता है कि आई अफर्म, आई सॉलमली अफर्म। जिन्ना साहब ने वो जो था उन्होंने कहा कि इसको आप सॉलमली अफर्म करें। अब इस बात को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा कि जिन्ना साहब क्या अपने लिए कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से, और ये डॉक्टर मेहदी हसन ने भी बहुत पहले एक दफ़ा ये बात की थी। जिन्ना साहब का मानना ये था कि पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म या गवर्नर जनरल उस टाइम पे, तो वो कोई भी शख्स हो सकता है अगर वो यकीन नहीं भी रखता हो मज़हब में या वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। आप ये कह रहे हैं कि जिन्ना चाहते थे, समझते थे कि अगर कोई एथियस्ट भी है तो वो भी पाकिस्तान का सदर बन सकता है। यानी कि ऐसा शख्स, हाँ, एथियस्ट ऐसा शख्स जो किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं रखता वो भी बन सकता है और वो अफर्म। और इसके अलावा इसके अंदर से मैंने इसके ऊपर बहुत गौर किया है, मैं आपको ये लीगल ओपिनियन दे रहा हूँ कि इसके अलावा इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न नहीं है कि क्या वजह हो सकती है कि आप स्वेयर को अफर्म करें। मतलब जिन्ना साहब को क्या वर्ड स्वेयर अच्छा नहीं लगता था, मतलब उन्होंने रीज़न जो अफर्म किया है। और कोई भी आपको ये ब्रिटिश बैरिस्टर, जो कि जिन्ना साहब एक ब्रिटिश बैरिस्टर थे, वो आपको यही बताएगा कि एफर्मेशन ऑफ ओथ जो होती है वो सिर्फ एथियस्ट करते हैं, वो सिर्फ एग्नोस्टिक्स करते हैं। आपके ऊपर ये चॉइस होती है। अच्छा ये आपको मैं बताऊं कि ये 54 में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी जो अयूब खान लेके आए थे। नहीं, अयूब खान ही 54 का जो था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। हालांकि वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भी मेरे ख्याल से जिन्ना साहब की सोच से तो मुतसादिम था बाकी चीज़ों में, लेकिन इस लिहाज से तो देखिए जो आज आपके मुल्क के अंदर आपने ओहदे बंद किए हुए हैं ना, सदर और वज़ीर आज़म का ओहदा आपने गैर मुस्लिमों के लिए बंद किया हुआ, या गैर मुस्लिम के अलावा कोई एथियस्ट हो वो नहीं बन सकता, ये चीज़ जिन्ना साहब के बिल्कुल आइडियाज़ के ख़िलाफ़ टोटली, इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि दिस। और आप आज ओथ अपना ऑफिस का देखें तो आप
प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ओथ साहब उठा के देख लें। अच्छा, जिन्ना इतने बड़े लीडर थे, लेकिन हम देखते हैं कि उनके सेक्रेटरी थे शरीफुद्दीन पीरज़ादा, जो कि खुद बड़ा एक लीगल माइंड थे। और वही शरीफुद्दीन पीरज़ादा हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के जो 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, अयूब खान, याह्या खान, उसके बाद ज़ियाउल हक और मुशर्रफ, उन सारों के जो लीगल लेफ्टिनेंट जो थे, जो उनको कानूनी और आइनी मशवरे देते रहे, वो भी शरीफुद्दीन पीरज़ादा थे। तो ये क्या वो जिन्ना से सीख नहीं पाए थे, या कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने शायद जिन्ना से ली थी? देखिए, बात ये है कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा क्या वाकई सेक्रेटरी थे, ये भी एक सवाल है। शरीफुद्दीन पीरज़ादा एक बहुत बड़े लीगल माइंड थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी वो जो एक क्लेम है कि वो शायद सेक्रेटरी थे, वो एक तस्वीर है जिसमें वो जिन्ना और गांधी के दरमियान खड़ी। जब फातिमा जिन्ना के सामने वो तस्वीर रखी गई तो फातिमा जिन्ना ने डिसएग्री किया था। फातिमा जिन्ना कहती तो गांधी का भी सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो थे वो एज अ लॉयर उन्होंने हर जो भी उनको हाईएस्ट बिडर था उसके लिए वो गए। लेकिन वो बहुत बड़ा कानूनी दिमाग तो थे, बहुत बड़े दिमाग थे, और उनकी जो बहुत बड़ा दिमाग होना है उसके हालात हम देख रहे हैं कि जो मुल्क के साथ हुए। लेकिन ये है कि मैं शायद इस बात से डिसएग्री करूं कि वो नेसेसरीली जिन्ना साहब के इतने करीब थे जितने उनको बना दिया जाता है। मेरा आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आज के दिन असर है वो मोहम्मद अली जिन्ना का है जो फाउंडर थे, या ज़ियाउल हक, अयूब खान, याह्या खान, या जनरल मुशर्रफ का? देखिए, मेरे ख्याल से तो इस मुल्क पे सबसे ज़्यादा असर जो है वो इसमें हमने गलत चीज़ें जो ली हैं ना, मतलब जनरल ज़िया ने तो इस मुल्क का नक्शा ही बदल दिया हुआ है। मतलब जो चीज़ जिन्ना साहब चाहते थे उसको तो उन्होंने बिल्कुल उलट कर दिया ना, टोटली। अयूब खान से ये काम स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा इस वक्त ज़ियाउल हक है। अच्छा, इसमें ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भुट्टो साहब जो थे उनके अंदर वो टैलेंट था और वो एबिलिटी थी कि शायद वो जिन्ना साहब के विज़न को आगे लेके चलते, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही अपनी उसमें ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिसमें से सबसे बड़ा मैं कहूँगा, और मैं अभी एज ए लॉयर कह रहा हूँ और मतलब फिर मैं ओपनली कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 73 का आइन जो इस तरह उन्होंने उसमें रिलीजन को अलाउ किया आने में, वो वाले कॉम्प्रोमाइज़ थे। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि डिस्पाइट हिज टैलेंट, जो भुट्टो के वर्स्ट फॉल्ट्स हैं और जनरल ज़िया, ये दोनों पाकिस्तान के असल इस वक्त जो है ना, आप इनको आजकल के पाकिस्तान का बानी समझ लें। यासर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।